So the topic for today's discussion is hernia. डेफिनेशन की अगर बात करें कि हर्निया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये वो कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होगा किसी विस्कस का या विस्कस के किसी पार्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हर्निया को डिफाइन करने के लिए ये प्रोट्रूजन है, और प्रोट्रूजन किस तरह का प्रोट्रूजन है? एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन किस तरह का है? एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। किसका? किसी विस्कस का, यानी इंटरनल ऑर्गन का, यानी उसके किसी पार्ट का प्रोट्रूजन हो सकता है या किसी विस्कस का हो सकता है। ठीक है, तो हर्निया कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ a viscus or a part of the viscus through the abnormal opening in the wall of the its containing cavity, यानी किसी कैविटी के अंदर जहाँ वो ऑर्गन प्रेजेंट है, उस कैविटी की वॉल के अंदर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग है, एबनॉर्मल या नॉर्मल ओपनिंग है, उसके थ्रू अगर प्रोट्रूजन हो रहा है तो इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे हर्निया। आई थिंक क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन हर्निया के लिए ये एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन किसका होगा? इंटरनल विसरस का होगा, इंटरनल विस्कस का होगा। ठीक है, या तो कंप्लीट विसराज बाहर आ रहा है या उस विसराज का कोई पार्ट बाहर अगर आ रहा है, कहाँ से बाहर आएगा? किसी कैविटी के अंदर जहाँ वो ऑर्गन प्रेजेंट है। यानी अब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो पेरिटोनियल कैविटी है, तो पेरिटोनियल कैविटी से किसी ऑर्गन का प्रोट्यूज करके बाहर आ जाना बेसिकली क्या कहलाएगा? हर्निया। हर्निया इज बेसिकली एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ ए विस्कस और अ पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू द वॉल ऑफ इट्स कंटेनिंग कैविटी। क्लियर? कुछ कॉमन खास तौर से हर्निया की कंडीशंस की बात करेंगे। तो सबसे कॉमन अगर हर्निया की बात करें तो इंग्वानल हर्निया है, इंसिजनल हर्निया है, फीमोरल हर्निया है, एपिगेस्टिक हर्निया है और अम्बिलिकल हर्निया है। ठीक है, इसके अलावा रेयर टाइप ऑफ दी हर्निया की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्टूरेटर हर्निया है, एस्पिजेलियन हर्निया है, लंबर हर्निया और ग्लूटेल हर्निया है। तो बेसिकली जो हर्निया कॉमन है, कॉमन यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो इंग्वानल हर्निया, यानी हर्निएशन कहाँ होगा? इंग्वानल पार्ट ऑफ दी, इंग्वानल पार्ट के थ्रू अगर किसी विस्कस का प्रोट्रूजन होगा। विस्कस क्या हो सकता है? इंटेस्टीन हो सकती है या ओमेंटम हो सकता है। तो इंग्वानल एरिया के अंदर अगर प्रोट्रूजन होगा तो इस तरह के हर्निया को बोलेंगे इंग्वानल हर्निया। ऐसे ही इंसिजनल हर्निया बेसिकली जहाँ पे इंसिजन दिया गया है, जहाँ पे इंसिजन दिया गया है, इंसिजन देने के बाद वो पार्ट बेसिकली हीलिंग पीरियड के अंदर किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है या उस साइट पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव डेज के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस पार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है रीगेन नहीं होती है। स्ट्रेंथ रीगेन नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में वीकनेस वहाँ डेवलप हो जाता है, उस वीकनेस की वजह से हर्निएशन हो सकता है। या ऐसे ही पोस्ट एपेंडिसेक्टोमी हर्निया डेवलप हो जाता है मेल के अंदर, ख़ास तौर से अगर इलियो इंग्वानल नर्व की इंजरी हो गई है। यानी हम ऑपरेशन किसके लिए कर रहे थे? एपेंडिसेक्टोमी कर रहे थे। एपेंडिसेक्टोमी के दौरान इलियो इंग्वानल नर्व की अगर इंजरी हो गई है, इलियो इंग्वानल नर्व की इंजरी के नतीजे में बेसिकली जो इंग्वानल एरिया होगा, इंग्वानल मसल्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी या पैरालाइज हो जाएंगी। इस वीकनेस की वजह से बेसिकली वो जो इंटरनल विसराज है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो जब भी कोई इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, ऐसी कंडीशन में वहाँ से प्रोट्रूजन हो जाएगा, यानी हर्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इंसिजनल हर्निया जहाँ पे इंसिजन प्रीवियसली इंसिजन दिया गया है उस साइड से अगर हर्निएशन होगा, इस तरह के हर्निया की कंडीशंस को बोलेंगे इंसिजनल हर्निया। ऐसे ही फीमोरल हर्निया बेसिकली ये अगर फीमोरल कनाल से किसी स्ट्रक्चर्स का प्रोट्रूजन हो रहा है या किसी स्ट्रक्चर से किसी पार्ट का प्रोट्रूजन होगा, तो इस तरह कंडीशंस को बोलेंगे फीमोरल हर्निया। क्लियर? एपिगेस्टिक हर्निया इन लोकेशन वाइज अगर सपोज करिए लीनिया अल्बा अगर एपिगेस्टिक रीजन के अंदर वो सेपरेट हो जाए, सेपरेट होने के नतीजे में वहाँ एक वीकनेस डेवलप हो जाएगी, उस वीकनेस के नतीजे में एपिगेस्टिक रीजन के अंदर हर्निएशन हो सकता है। तो वे बेसिकली लोकेशन वाइज अगर एपिगेस्टिक रीजन के अंदर अगर कोई हर्निएशन हो रहा है तो इस तरह के हर्निएशन को बोलेंगे एपिगेस्टिक हर्निया। ऐसी अम्बिलिकस साइड से, अम्बिलिकस बेसिकली एनाटॉमिकल वीकनेस है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। ठीक है, तो एनाटॉमिकल वीकनेस की वजह से यहाँ बेसिकली प्रोट्रूजन हो जाता है कभी इंटरनल ऑर्गन का या इंटरनल विस्कस का, तो ऐसी कंडीशन में हर्निएशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, रियर टाइप ऑफ दी हर्निया ऑब्टूरेटर हर्निया है, एस्पिजेलियन हर्निया है, ठीक है, लंबर हर्निया और ग्लूटेल हर्निया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ एब्डोमिनल हर्नियाज की। तो एब्डोमिनल हर्नियाज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल हर्नियाज और इंटरनल हर्नियाज। ठीक है, यानी अगर प्रोट्रूजन एब्डोमेन के ही किसी सेप्टेशंस के अंदर है, ठीक है, इंटरनल हर्नियाज का बोलेंगे जो ऑर्गन
नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल एनाटॉमिकल कंडीशन में वो इंटरनली प्रेजेंट होनी चाहिए एब्डोमेन के अंदर, वो प्रोट्यूड करके अगर थोरेसिक ऑर्गन बन रहा है तो ये वैसे इस तरह का एग्जांपल हो सकता है। किस तरह का? इंटरनल हर्नियाज का एग्जांपल हो सकता है। अगर हाइटस हर्निया की कंडीशन डेवलप हो रही है, हाइटस हर्निया की कंडीशन में जो कार्डिक पार्ट होता है, कार्डिक पार्ट जो स्टमक का पार्ट होगा वो स्लाइड करके थोरेसिक पार्ट के अंदर पहुंच जाता है। तो कार्डिक पार्ट बेसिकली एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है, ये उसको एब्डोमेन के अंदर होना चाहिए। अगर वो स्लाइड करके थोरेसिक पार्ट के अंदर एंटर करेगा, इस तरह के हर्निएशंस को हम बोलेंगे इंटरनल हर्निया। ठीक है, यानी बेसिकली वो एब्डोमिनल ही है, यानी हमारी बॉडी के जो कंपार्टमेंट्स है उसी के अंदर है, पर जहाँ जिस कंपार्टमेंट में उसको होना चाहिए उसको क्रॉस करके किसी कंपार्टमेंट के अंदर जा रहा है, इस तरह के हर्निएशंस को हम बोलेंगे इंटरनल हर्निएशन। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है या जो वॉल जिस कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट है, उसको अगर प्रोट्यूड करके बाहर अगर आ रहा है तो इस तरह के हर्निएशंस को बोलेंगे एक्सटर्नल हर्निया। ठीक है, ये समझ में आ गया इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। अगर पेरिटोनियल कैविटी से बाहर प्रोट्यूड कर रहा है तो एक्सटर्नल हर्निया है। अगर एब्डोमेन के ही अपने सेप्टेशंस है, अपने पार्टीशन है, कंपार्टमेंट है, अगर एक कंपार्टमेंट से क्रॉस करके दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है तो इस तरह के प्रोट्रूजन को हम बोलेंगे इंटरनल हर्निया। ठीक है, यानी ओवरऑल हर्निया को, एब्डोमिनल हर्निया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल हर्निया और इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ कॉमन एक्सटर्नल हर्नियाज की अगर डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे कॉमन हर्निया की कंडीशन है इंग्वानल हर्निया। इसकी इंसिडेंस देखी जाती है 73% केसेस के अंदर। नेक्स्ट कॉमन हर्निया है फीमोरल हर्निया, इसकी इंसिडेंस है 17%। उसके बाद जो नेक्स्ट हर्निया है वो है अम्बिलिकल हर्निया, इसकी इंसिडेंस है 8.5%। इंसिजनल हर्निया इस डेटाज के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। अदर टाइप ऑफ द हर्निया है 1.5%, उसमें एपिगेस्ट्रिक हर्निया है, लंबर हर्निया है, स्पिजेलिन हर्निया, ऑब्टूरेटर हर्निया और ग्लूटियल हर्निया है। तो यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है विच वन इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द हर्निया। द आंसर इज इंग्वानल हर्निया, इसकी इंसिडेंस कितनी है 73%। नेक्स्ट कॉमन टाइप ऑफ द हर्निया इज फीमोरल हर्निया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्वानल हर्निया के बारे में। तो इमेज से आप समझ सकते हैं, यहाँ प्रोट्रूजन है, इंग्वानल एरिया के अंदर प्रोट्रूजन है, एक स्वेलिंग प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन बेसिकली इंग्वानल हर्निया की है। इटियोलॉजी की बात करें कि हर्निया क्यों डेवलप होता है, तो इसके लिए दो फैक्टर्स एक्सप्लेन्ड है। फर्स्ट फैक्टर है वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। फर्स्ट फैक्टर क्या है? वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, यानी एब्डोमिनल मसल्स बेसिकली वीक हो जाए। वो अलग अलग उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, एक्वायर्ड कॉज के वजह से हो सकता है, कंजेनाइटल कॉजेज़ के वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट कॉज हर्निया के लिए है वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स का वीक होना। मसल्स ही बेसिकली सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन को अपनी पोजीशन पे रखता है। तो अगर एब्डोमिनल मसल्स जो हो रही है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हो रही है किसी वजह से डिप्लीट हो गई या वीक हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हर्निएशन हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉज है वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। सेकेंड कॉज है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा उसके वजह से हर्निएशन हो जाएगा। हर्निएशन क्यों होगा? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, उसके नतीजे में वो प्रेशर इफेक्ट किस पे जाएगा? इंटरनल विसराज पे, यानी वो प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा इंटरनल विसराज पे, और उस प्रेशर की वजह से जहाँ भी एब्डोमिनल एरियाज़ के अंदर वीक पॉइंट्स होंगे वहाँ प्रोट्रूजन हो जाएगा। तो दो एक्सप्लेन कॉज है हर्निएशन के लिए। फर्स्ट कॉज है वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, सेकेंड कॉज है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। दो कॉमनेस्ट कॉज है हर्निएशन के। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स कैसे हो सकता है, तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मल्टीपल फैक्टर्स को हमने ग्रुप किया है दो तरह से, यानी कंजेनाइटल कॉज की वजह से, कंजेनाइटल कॉज की वजह से हर्निएशन हो सकता है, वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स हो सकती हैं। मसल्स जहाँ वीक होंगी वहाँ हर्निएशन हो जाएगा। यानी कंजेनाइटल कॉज की वजह से अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल वीक हो रही है तब भी हर्निएशन हो सकता है। सेकेंड कॉज है एक्वायर्ड कॉज, यानी आफ्टर बर्थ अगर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिसकी वजह से मसल्स वीक हो रही है तो उसके वजह से अगर हर्निएशन होगा तो ये किसके अंदर आएगा? एक्वायर्ड कॉजेज़ के अंदर। यानी दो कॉजेज़ हैं जो हमने डिस्कस किया था पहले, वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, और सेकंड कॉज है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब हम फर्स्ट फैक्टर है जिसको बोल रहे हैं वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। इसके दो कॉजेज़ हैं, इनको कॉजेज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंजेनाइटल कॉज और एक्वायर्ड कॉज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल कॉज। कंजेनाइटल कॉज में फर्स्ट कॉज है परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेसस वेजिनालिस। फर्स्ट कॉज क्या है? परसिस्टेंस ऑफ
प्रोसेसस वेजिनालिस। प्रोसेसस वेजिनालिस को समझने के लिए ज़रूरी है कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस की हम जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है और डिसेंट का प्रोसेस है ख़ासतौर से टेस्टिस का, उसको जानना ज़रूरी है। टेस्टिस और किडनी दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी नॉर्मल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मल जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो डेवलपमेंटल टाइम में उसकी अपनी पोजीशन नहीं होती। किडनी क्या होती है, डिसेंड करती है, किडनी क्या होती है, असेंड करती है। किडनी की डेवलपमेंट होती है पैल्विक एरियाज़ के अंदर, और टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है जो नॉर्मल किडनी की पोजीशन होती है उस एरियाज़ के अंदर। किडनी असेंड करेगी और टेस्टिस क्या होगा, डिसेंड करेगा। डिसेंड करेगा तो जब टेस्टिस डिसेंड करेगा तो अपने साथ साथ जो उसकी आर्टीरियल सप्लाई है, जो उसकी ब्लड सप्लाई है, यानी आर्टीरियल सप्लाई, वेनस रिटर्न और उसकी जो नर्व सप्लाई है वो अपने साथ लेकर आता है। जब साथ लेकर आएगा तो एंटर होने का जो पाथवे है वो बेसिकली डीप इंग्वानल रिंग है। डीप इंग्वानल रिंग के जब एंटर होगा तो साथ साथ में पेरिटोनियम की एक लेयर भी लेकर आता है, और पेरिटोनियम की लेयर बेसिकली यही पेरिटोनियम की लेयर बाद में ऑब्लिटरेट हो जाएगा। ऑब्लिटरेट होने के नतीजे में जो ब्लड वेसल्स अपने साथ लेकर आया है वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्ड स्ट्रक्चर। कॉर्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो पेरिटोनियम होगा वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, यानी रास्ता बंद हो जाता है। कई बार ये पेरिटोनियम परसिस्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में यही पेरिटोनियम की लेयर कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेसस वेजिनालिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो प्रोसेसस वेजिनालिस बेसिकली क्या है, ये भी पेरिटोनियम की एक लेयर है जो टेस्टिस डिसेंड करेगा अपने साथ पेरिटोनियम की एक लेयर को अपने साथ साथ डीप इंग्वानल रिंग के बाद सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से स्कोटल पाउच के अंदर लेके आता है। अपर पार्ट में डीप इंग्वानल रिंग से ऊपर का पोर्शन जो प्रोसेसस वेजिनालिस का पार्ट होगा, अगर वो परसिस्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में एक डिफेक्ट होगा, कंजेनाइटल तौर पे एक डिफेक्ट होगा, और इस कंजेनाइटल कॉज की वजह से हर्निएशन डेवलप हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉज है वो है पेटेंट ऑफ कनाल ऑफ नक। अगर पेटेंट है तो उसके नतीजे में हर्निएशन डेवलप हो सकता है। और कनाल ऑफ नक बेसिकली किसको बोलते हैं, इंग्वानल कनाल को ही कनाल ऑफ नक बोलते हैं। तो कई बार जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रोसेसस वेजिनालिस क्या होती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है बाद की कंडीशन में। ऐसे ही अगर इंग्वानल कनाल फीमेल के अंदर बात करें तो वहाँ राउंड लिगामेंट प्रेजेंट होता है, तो राउंड लिगामेंट के ऊपर ये प्रोसेसस वेजिनालिस क्या हो जाएगी, ऑब्लिटरेट होनी चाहिए। नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर, नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर ये ऑब्लिटरेट हो जानी चाहिए। किसी वजह से अगर ये ओपन रह जाए तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे पेटेंट ऑफ कनाल ऑफ नक, यानी यहाँ प्रोसेसस वेजिनालिस अगर किसी वजह से ओपन रह जाएगी, ओपन रहने की कंडीशन में यहाँ इंग्वानल कनाल की ओपनिंग क्या होगी, ओपन रहेगी, कोई भी कंटेंट एंटर हो सकता है। यानी ऐसे नतीजे में फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर से इंग्वानल कनाल के अंदर प्रोट्रूजन होगा, यानी इंग्वानल हर्निया डेवलप हो सकता है। तो सेकेंड कॉज है पेटेंट ऑफ कनाल ऑफ नक। ठीक है। इसके अलावा इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकस का साइट है, अम्बिलिकस भी ऑब्लिटरेट होता है। तो अगर ये ऑब्लिटरेशन इनकम्प्लीट है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एनाटॉमिकल डिफेक्ट होगा, और इस एनाटॉमिकल डिफेक्ट के थ्रू हर्निएशन हो सकता है। तो 3 कॉजेज जो कंजेनाइटल कॉज है जो हमने यहाँ डिस्कस करी है, फर्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेसस वेजिनालिस, इसके वजह से इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द इंग्वानल हर्निया डेवलप होगा। अगर पेटेंट कनाल ऑफ नक है फीमेल के अंदर तो इसके नतीजे में इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया डेवलप हो सकता है फीमेल के अंदर। थर्ड कॉज है इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द अम्बिलिकस। अम्बिलिकस अगर इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेट हो रहा है तो अम्बिलिकस के साइड से हर्निएशन हो सकता है। ये सारे कॉजेज़ क्या हैं, कंजेनाइटल हैं, ये एक्वायर्ड कॉजेज़ नहीं है, ये सिंस बर्थ प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वायर्ड कॉजेज़ की। तो एक्वायर्ड कॉजेज़ के अंदर जिसमें बेसिकली मसल्स वीक हो सकती है, वो कॉज है एक्सेसिव फैट का अकुमुलेशन। यानी कोई ओबेज है, ओबेज होगा तो फैट का अकुमुलेशन होगा। फैट बेसिकली जब एब्डोमिनल वॉल के अंदर हम बात करें कि फ़ैट का अकुमुलेशन होगा तो मसल्स के बीच में भी फैट का अकुमुलेशन होता है। इससे मसल्स फाइबर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो मसल्स की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉक्सिमिटी के अंदर, कितने स्ट्रेंथ के साथ, कितनी क्लोजली मसल्स फाइबर्स एक दूसरे से अडहेर हैं। तो जब भी फैट का अकुमुलेशन होगा वो मसल्स फाइबर्स को सेपरेट कर देगा, सेपरेट करेगा तो मसल्स की स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है या कम हो जाती है, तो उस जगह पे हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑल बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। ये बात समझ में आ गई। तो एक्वायर्ड कॉज में फर्स्ट कॉज है वीकनेस ऑफ एक्सेसिव अकुमुलेशन ऑफ द फैट, और उसके नतीजे में एब्डोमिनल मसल्स क्या होंगे, वीक होंगे। एब्डोमिनल मसल्स कैसे वीक होंगे, मसल्स फाइबर सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होंगे तो ऐसी कंडीशन में वीकनेस डेवलप हो जाएगी और हर्निएशन डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है।
अब इसके नतीजे में डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया भी डेवलप हो सकता है, पैरा अम्बिलिकल हर्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाइटस हर्निया खास तौर से ऐसे लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो मॉर्बिडली या मॉर्बिड ओबेज हैं, बहुत ज़्यादा ओबेज है, जैसे सुमोज को देखा होगा आपने। तो ऐसे लोगों में ख़ास तौर से हाइटस हर्निया की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। वो क्यों देखी जाती है? ओबेज लोगों के अंदर फैट का अकुमुलेशन बाकी जो मसल्स है वहाँ भी होगा। डायफ्राम भी एक मसल है, तो डायफ्राम के मसल्स फाइबर्स के बीच में भी फैट का अकुमुलेशन होगा, जिसके वजह से मसल फाइबर्स क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। तो जो इसोफिजियल ओपनिंग है डायफ्राम के अंदर वो वाइडेंड हो जाएगी। वाइडेंड होने की कंडीशन में स्टमक का जो कार्डिक पोर्शन है वो स्लाइड करके थोरेसिक रीजन के अंदर पहुंच जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के हर्निया को बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया या हाइटस हर्निया। तो हाइटस हर्निया का दूसरा नाम क्या है? स्लाइडिंग हर्निया। किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? ऐसे लोगों में, ज़्यादा ओबेज लोगों में। ठीक है, क्लियर है? एक्वायर्ड कॉजेज़ में मसल वीकनेस रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। किसी को बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, रिपीटेड प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में मसल स्ट्रेच होती है। मसल स्ट्रेच होगी तो ऑब्वियस सी बात है मसल फाइबर की वीकनेस डेवलप होगी। मसल फाइबर अगर वीक होगा तो हर्निएशन डेवलप हो सकता है या हर्निएशन कंडीशन देखी जा सकती है। ऐसे ही सर्जिकल इंसिजन अगर हो रहा है, सर्जिकल इंसिजन के दौरान आपने नर्व फाइबर को आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे तो वो नर्व फाइबर जिस पार्ट ऑफ द मसल्स को सप्लाई कर रही थी वहाँ की स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। स्ट्रेंथ लॉस होगी तो ऐसी कंडीशन में हर्निएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था, एपेंडिसेक्टोमी। एपेंडिसेक्टोमी करने के दौरान अगर इलियो इंग्वानल नर्व की इंजरी हो जाती है या इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की इंजरी हो जाती है तो पोस्ट एपेंडिसेक्टोमी अक्सर देखा जाता है, वहाँ हर्निएशन, इंग्वानल हर्निया डेवलप हो जाता है। तो यहाँ रीज़न बेसिकली क्या है? जब आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान इलियो इंग्वानल नर्व को प्रिजर्व नहीं किया या इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जिसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रिजर्व करना होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि इस नर्व की इंजरी नहीं हो। अगर किसी वजह से वो नर्व आइडेंटिफाई नहीं हुई और सर्जन नया था या मसला कोई और भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से इन नर्व की इंजरी अगर होती है तो पोस्ट एपेंडिसेक्टोमी इंग्वानल हर्निया डेवलप हो जाता है ऐसे कंडीशन में। इंसिजनल हर्निया जैसे पहले ही बता दिया कि ऑपरेशनल इंटरवेंशन के नतीजे में वहाँ मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल्स को कट डाउन किया आपने, रीजनरेशन में टाइम लगता है। ऐसी कंडीशन में मसल स्ट्रेंथ वापस नहीं आती और वो मसल्स बेसिकली इंटरनल विसराज को इंटरनली होल्ड करने में वो फेल हो जाता है और ऐसी कंडीशन में वहाँ से हर्निएशन डेवलप हो जाएगा। इंसिजनल हर्निया डेवलप होने के एक और कॉज है अगर पोस्ट ऑपरेटिव डेज में या रिकवरी डेज के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, यानी ऊंड साइड अगर इन्फेक्शन हो रहा है पोस्ट ऑपरेटिव डेज में तो बेसिकली मसल्स की स्ट्रेंथ या हीलिंग प्रॉपर नहीं होती, मसल की स्ट्रेंथ वापस नहीं आती और हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो पार्ट वीक होगा तो उस जगह से हर्निएशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, उसकी हम बात करेंगे। तो इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स के जो कॉजेज़ हैं उसमें फर्स्ट कॉज है वुपिंग कफ का होना। बच्चों के अंदर ख़ास तौर से ये परसिस्टेंट कफ होता है बच्चों के अंदर, और वुपिंग कफ अगर हो रहा है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा इंटरनल विसराज पे। इंटरनल विसराज का प्रेशर बेसिकली उसको पुश करेगा बाहर की तरफ, तो जहाँ भी एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो वीक पॉइंट होगा वहाँ से हर्निएशन हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉज है वुपिंग कफ का होना। सेकंड कॉज है क्रोनिक कफ का होना। किसी को क्रोनिक कफ है तो ऐसी कंडीशन में भी वही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा इंटरनल विसराज पे। इंटरनल विसराज उससे बाहर वो प्रोट्यूड करेंगे तो हर्निएशन डेवलप होगा। ठीक है, इलाज ऐसी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, सपोज करिए यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स की वजह से या यूरिनरी ब्लैडर के जो नेक के रीज़न है वहाँ कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया तो पेशेंट मिक्चुरेट करने के लिए स्ट्रेन करता है। उस स्ट्रेनिंग के नतीजे में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो रिफ्लेक्ट होगा इंटरनल विसराज पे। तो अगर एनाटॉमिकल वीकनेस या एक्वायर्ड वीकनेस कोई प्रेजेंट है एब्डोमिनल मसल्स के अंदर तो वहाँ से वो ऑर्गन प्रोट्यूड कर सकता है, प्रोट्यूड करेगा तो हर्निएशन डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ इन फैक्टर्स के नतीजे में किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, वो प्रेशर रिफ्लेक्ट होता है इंटरनल विसराज पे। इंटरनल विसराज अगर किसी साइड से प्रोट्यूड होगा तो हर्निएशन डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही इलाज प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट की कंडीशन में भी पेशेंट मिक्चुरेट करने के लिए स्ट्रेन करता है और स्ट्रेन करने की कंडीशन में पेशेंट अगर ये कंडीशन परसिस्ट कर रहा है और बार बार स्ट्रेन कर रहा है तो इसकी वजह से हर्निएशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। पावरफुल कोई मस्कुलर एफर्ट है या स्ट्रेनिंग है तो ये भी रिजल्ट कर सकता है इंटरनल
विसराज के हर्निएशन में। जैसे जिम गोअर्स हैं, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ हैवी वेट लिफ्टिंग के दौरान हम बेसिकली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स को भी इंक्रीज़ करते हैं और ये प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा इंटरनल विसराज पे। तो अक्सर देखा जाता है जो नए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, उनकी मसल्स बिल्ड जितनी नहीं है उससे ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली वो रिजल्ट कर जाता है हर्निएशन में। ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, परसिस्टेंट वोमिटिंग है किसी वजह से, परसिस्टेंट वोमिटिंग के वजह से हर्निएशन डेवलप हो सकता है, रिपीटेड प्रेगनेंसी है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके वजह से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और फाइनली हर्निएशन डेवलप हो जाएगा। तो अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें कि क्या चेंजेस होते हैं, तो जो बेसिकली हर्निएशन होगा, हर्नियल कंटेंट एक सैक के अंदर होता है, एक कैविटी के अंदर होता है, एक पेरिटोनियम की लेयर होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि हर्निया की जो कंटेंट है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हर्नियल कंटेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट के अंदर। सैक यानी वो कैविटी, वो लेयर पेरिटोनियम की जिसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सैक। सेकेंड स्ट्रक्चर है जो पार्ट हर्निएट कर रहा है उसको कंटेंट बोलेंगे, और थर्ड जो उस सैक के ऊपर की कवरिंग होगी, जो लेयर्स होंगी वो कवरिंग होगी। यानी हम हर्निया जिस साइड पे डेवलप हो रहा है उस साइड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सैक के अंदर, कंटेंट के अंदर एंड कवरिंग के अंदर। ठीक है, सैक मैंने पहले ही बता दिया, पेरिटोनियम के एक पाउच होगा जिसके अंदर हर्नियल कंटेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इमेज किसकी है, सैक की है। किसकी इमेज है, ये इमेज किसकी है, ये सैक है। ये पेरिटोनियम एक लेयर है जिसके अंदर कंटेंट है। कंटेंट यहाँ क्या है, लूप ऑफ इंटेस्टीन है। कंटेंट यहाँ क्या है, लूप ऑफ इंटेस्टीन है। तो यहाँ बेसिकली जो मसल्स, ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इसको समझने के लिए। हर्निएशन में बेसिकली जो ऑर्गन होगा एब्डोमिनल वॉल की जो स्किन है उससे बाहर नहीं आता। अक्सर ये कन्फ्यूज़न होता है नए लोगों में, नए बच्चों में, नए स्टूडेंट्स में, कि उनको ये लगता है हर्निएशन के केस में जो ऑर्गन होगा वो हमारी स्किन से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होता। हर्निएशन में बेसिकली जो मसल है, मसल्स लेयर को क्रॉस करके जो कंटेंट होगा वो बाहर आएगा। यानी अगर कंटेंट मस्कुलर लेयर को क्रॉस करके बाहर आ रहा है तो इसको बोलेंगे हर्निया। तो यहाँ देख रहे हैं ये एब्डोमिनल मसल है, बीच से सेपरेट हो गया है। सेपरेट होने की वजह से जो इंटेस्टीन एज अ लूप प्रेजेंट है उसके थ्रू एक कंटेंट यानी इसका एक पोर्शन बाहर आ रहा है जिसके ऊपर एक कवरिंग है पेरिटोनियम की, यही कवरिंग कहलाएगा सैक। इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है, लूप ऑफ इंटेस्टीन प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो सैक को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। सैक जो पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं यानी जिसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, पेरिटोनियम की वो लेयर जिसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट है उसको सैक बोलेंगे। सैक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं माउथ, यानी वो एरिया जहाँ से कंटेंट एंटर हो रहा है सैक के अंदर वो कहलाएगा माउथ। नेक यानी जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन होगा, जो नैरो पोर्शन है, नैरोड पोर्शन है सैक का, वो बेसिकली कहलाएगा नेक। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बॉडी यानी रेस्ट ऑफ द पोर्शन जहाँ कंटेंट प्रेजेंट है वो कहलाएगी बॉडी। ठीक है, ऐसे ही जो हाईएस्ट पोर्शन है, एलिवेटेड पोर्शन है बॉडी का, वो कहलाएगा फंडस। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक इमेज की मदद से कि किसको हम फंडस बोलेंगे और किसको बॉडी बोलेंगे। सपोज करिए ये हर्निएशन है और यहाँ जो नर्विंग है, ये नर्विंग बेसिकली क्या कहलाएगा, अगर कोई नर्विंग है इसको बोलेंगे नेक, और जो ओपनिंग है जिसके थ्रू कंटेंट आ रहा है वो कहलाएगी इसकी माउथ। ये इसकी टोटल क्या है, बॉडी है, और ये क्या है, फंडस है। क्लियर। अब बात आती है कंटेंट के बिहाफ पे भी हर्निया की एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ओमेंटोसील या एपिप्लोसील कब बोलेंगे, तो ओमेंटम एज ए कंटेंट अगर होगा हर्नियल कंटेंट, अगर हर्नियल सैक के अंदर ओमेंटम एज ए कंटेंट प्रेजेंट है, इस तरह के हर्निया को बोलते हैं ओमेंटोसील। क्लियर है। या इसका दूसरा नाम है एपिप्लोसील। तो ओमेंटोसील तब बोलेंगे जब हर्नियल कंटेंट के अंदर, हर्नियल सैक के अंदर जो कंटेंट है ओमेंटम एज ए कंटेंट प्रेजेंट है, इस तरह के हर्निया की कंडीशन को बोलेंगे ओमेंटोसील। ठीक है, ऐसे ही एंट्रोसील, अगर हर्नियल सैक के अंदर कंटेंट क्या है, इंटेस्टीन है, लूप ऑफ इंटेस्टीन है, तो इस तरह के हर्निया को बोलते हैं एंट्रोसील। ठीक है, ऐसे ही रिस्टर हर्निया। रिस्टर हर्निया बेसिकली अगर सरकमफ्रेंस ऑफ बॉवेल एज ए कंटेंट है, यानी बॉवेल
बॉवेल का सर्कमफ्रेंस जो कंटेंट है, इस तरह के हर्निया को बोलते हैं रिस्टर हर्निया। एक और है स्लाइडिंग हर्निया, स्लाइडिंग इंग्वानल हर्निया, फीमोरल हर्निया। इसके अंदर पोर्शन ऑफ द ब्लैडर स्लाइड करके इंग्वानल पार्ट के अंदर अगर आ जाता है या फीमोरल पार्ट के अंदर आ जाएगा, इस तरह के हर्निया को बोलेंगे स्लाइडिंग इंग्वानल हर्निया या स्लाइडिंग फीमोरल हर्निया। ठीक है, इसमें ओवरी भी एज ए कंटेंट प्रेजेंट हो सकता है या फैलोपियन ट्यूब भी स्लाइड करके इंग्वानल कनाल के अंदर जा सकता है, तो इस तरह के हर्निएशंस को बोलेंगे स्लाइडिंग इंग्वानल हर्निया। एक और हर्निया है लिटर्स हर्निया। लिटर्स को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप मिकल्स याद रखें, मिल्कमैन लिटर्स। मिल्कमैन का मतलब क्या होता है? मिल्क, दूध, जो दूध देने वाला है उसको मिल्कमैन बोलते हैं, और उसके पास वो दूध कैसे नाप के देता है? लीटर्स से। तो मिकल्स डाइवर्टिकुलम एज ए कंटेंट है किसी हर्नियल सैक के अंदर, तो उसको बोलेंगे लिटर्स हर्निया। ये पीजी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि लिटर्स हर्निया किसको बोलेंगे, तो कंटेंट बेसिकली क्या है? मिकल्स डाइवर्टिकुलम है। इसको इजीली आप निमोनिक्स की मदद से याद कर सकते हैं, मिल्कमैन लिटर्स, यानी मिकल्स डाइवर्टिकुलम एज ए कंटेंट होगा किस हर्निया की कंडीशन में? लिटर्स हर्निया की कंडीशन। एक और है जो रिस्टर्स हर्निया मैंने पूछा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ बॉवेल अगर कंटेंट है तो इस तरह के हर्निया को बोलेंगे लिटर्स हर्निया, सॉरी रिस्टर्स हर्निया। एक है माइडल्स हर्निया। यहाँ जो हर्नियल कंटेंट होगा उसमें ख़ास तौर से इंटेस्टीन एज ए कंटेंट होगा। इंटेस्टीन की जो लूप होगी डब्लू शेप में, 2 लूप इसके अंदर आ जाती है, 2 लूप्स आती हैं और ये डब्लू शेप में बनाती है। इस वजह से इसको बोलते हैं हर्निया इन डब्लू भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं विंस्लोज हर्निया भी बोलते हैं, या मिडल्स हर्निया भी बोलते हैं। तो मिडल्स हर्निया बेसिकली यहाँ पे 2 लूप्स होंगे हर्नियल, खासतौर से हर्नियल कंटेंट क्या होगा? इंटेस्टीन होगी, और इंटेस्टीन की 2 लूप होती है जो डब्लू शेप फॉर्म करती है। इस वजह से इसको बोलते हैं हर्निया इन डब्लू भी बोलते हैं, इसको मिडल्स हर्निया भी बोलते हैं और विंस्लो हर्निया भी बोलते हैं। क्लियर है? क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशंस हम हर्निया की जो अगर क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसको हम 4 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है कि कंटेंट रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसकी ल्यूमेन ब्लॉक हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके बिहाफ पे हम हर्नियल कंटेंट को या हर्निया की कंडीशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 तरीके से। रिड्यूसिबल हर्निया, यानी वो हर्निया जो ईजिली रिड्यूसिबल है, यानी अपने आप पेशेंट लाई डाउन करता है सुपाइन पोजीशन में, स्पॉन्टेनियसली अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिबल हर्निया है। रिड्यूसिबिलिटी की 2 कंडीशन हो सकती है, एक है कि सेल्फ रिड्यूसिबल, यानी पेशेंट लेटता है और अपने आप वो रिड्यूस हो जाता है। एक रिड्यूसिबिलिटी होती है रिड्यूसिबिलिटी ऑन टैक्सिस, यानी एक सर्जन के पास इरिड्यूसिबल हर्निया है, वो पेशेंट सर्जन के पास जाता है या जो फिजिशियन के पास जाता है, उसको टेक्निक पता है कि कंटेंट को हमें कैसे किस मैन्यूवर के थ्रू हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सर्जन अगर किसी मैन्यूवर के थ्रू, मैन्यूवर बेसिकली टैक्सिस है, तो मैन्यूवर के थ्रू अगर कंटेंट को रिड्यूस कर रहा है तो इस तरह से कहलाएगा रिड्यूसिबल हर्निया। यानी इस तरह की हर्निया कंडीशंस को भी हम रिड्यूसिबल हर्निया बोलेंगे, पर वहाँ लिखेंगे रिड्यूसिबिलिटी ऑन टैक्सिस। तो टैक्सिस बेसिकली एक मैन्यूवर है जिसमें जो फिजिशियन है, जो अटेंडिंग डॉक्टर है, एक हैंड से सैक के नेक को होल्ड करता है, दूसरे हैंड से सैक के कंटेंट को होल्ड करता है और एक सर्कुलर मूवमेंट देते हुए जिस हैंड से उसने सैक के नेक को होल्ड किया है उससे सर्कुलर मूवमेंट देता है और कंटेंट को आगे की तरफ पुश करता है। अगर इस मैन्यूवर के थ्रू कंटेंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो इस तरह की रिड्यूसिबिलिटी को बोलेंगे रिड्यूसिबिलिटी ऑन टैक्सिस। तो टैक्सिस इज बेसिकली मैन्यूवर ऑफ रिड्यूसिंग इरिड्यूसिबल हर्निया। क्लियर? तो रिड्यूसिबल अगर हर्निया है, चाहे विद टैक्सिस या सेल्फ रिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल हर्निया कहलाएगा। सेकंड है इरिड्यूसिबल हर्निया, जिसको रिड्यूस करना मुश्किल है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है हर्निया की, वो है इरिड्यूसिबल हर्निया। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टेड, इसी को इनकार्सरेटेड हर्निया भी कुछ जगह बोला जाता है, ख़ास तौर से अगर इंटेस्टीन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, इस तरह के हर्निया को बोलेंगे इनकार्सरेटेड हर्निया। ऑब्स्ट्रक्टेड यानी खास तौर से हर्नियल कंटेंट अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे स्मॉल इंटेस्टीन है या इंटेस्टीन एज ए कंटेंट है, तो उसकी ल्यूमेन अगर ब्लॉक हो रही है, ल्यूमेन ब्लॉक हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर इंटेस्टीन एज ए कंटेंट है और उसकी ल्यूमेन ब्लॉक हो रही है तो इस तरह के हर्निया को बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ठीक है। फोर्थ टाइप है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ उसकी ब्लड सप्लाई अगर हैम्पर हो रही है, इस तरह के हर्निएशन को बोलेंगे स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। यानी कंटेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन प्लस लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई या इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई है, यानी जो कंटेंट है उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, इस तरह के हर्निया को बोलेंगे स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया।
तो बेसिकली क्लिनिकली हम हर्निया को 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है रिड्यूसिबल हर्निया, सेकंड है इरिड्यूसिबल हर्निया, थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टेड या इनकार्सेटेड हर्निया, फोर्थ है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। क्लियर? रिड्यूसिबल हर्निया जो मैंने बता दिया कि पेशेंट लाई डाउन करेगा, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, या टैक्सिस की मदद से हम इसको रिड्यूसिबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हर्निया के लिए। किसी भी स्वेलिंग के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइंडिंग है तो वो हर्निएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या हर्निया है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कफ इम्पल्स। पेशेंट अगर खांसी कर रहा है, अगर वहाँ कफ इम्पल्स प्रेजेंट है तो ये पॉसिबिलिटी हर्निया की है। अगर रिड्यूसिबल है, यानी कोई स्वेलिंग है जो रिड्यूसिबल भी है और साथ साथ में कफ इम्पल्स प्रेजेंट है, तो इस तरह के स्वेलिंग को हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि हर्निया की स्वेलिंग है। यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर्निया के लिए। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कफ इम्पल्स एंड सेकेंड वन इज रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है। अब इसमें एक और बात है आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हर्नियल कंटेंट कुछ ऐसे हैं जिनको आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट को, रेस्ट ऑफ द पार्ट को आप अगर रिड्यूस करोगे थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। कुछ पार्ट है कि अर्ली पार्ट के अंदर कंटेंट होगा, उसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है, बाद में उसको रिड्यूस करना आसान होता है। इसको हम समझ लेते हैं। अगर हर्नियल कंटेंट एंट्रोसील, यानी हर्निया बेसिकली एंट्रोसील है, यानी कंटेंट क्या है, इंटेस्टीन एज ए कंटेंट है, तो जब आप रिड्यूस करेंगे ऐसे हर्निया को तो रिडक्शन जो होगा विद गर्गलिंग होगी, एक गर्गलिंग साउंड होगी, उसके साथ रिडक्शन होगा। फर्स्ट पोर्शन डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस होता है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन आसान होता है उसको रिड्यूस करना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी हर्निया के कंडीशन में फर्स्ट पार्ट डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस होता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट इजी टू रिड्यूस होता है, तो हर्निया है एंट्रोसील, यानी कंटेंट क्या होगा, इंटेस्टीन एज ए कंटेंट होगा। यानी इस इंटेस्टीन के फर्स्ट पोर्शन को रिड्यूस करना मुश्किल होगा। जब आप एक बार रिडक्शन शुरू हो गया तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन को रिड्यूस करना आसान होगा। ठीक है। अगर हर्नियल कंटेंट एज ए ओमेंटम है, यानी कंटेंट सैक के अंदर जो कंटेंट है ओमेंटम है, तो ओमेंटम के फर्स्ट पोर्शन को रिड्यूस करना आसान होता है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन को रिड्यूस करना मुश्किल होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि विच कंटेंट ऑफ द हर्निया इज ईजी टू रिड्यूस इन द फर्स्ट टाइम बट डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस इन द लेटर पॉन। तो इसका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट पोर्शन ये कंटेंट या हर्नियल कंटेंट क्या होगा, ओमेंटम होगा। ओमेंटम के फर्स्ट पार्ट को आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, पर रेस्ट ऑफ द पार्ट को आप डिफ़िकल्टी के साथ रिड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? रिड्यूसिबिलिटी बेसिकली किसको शो करता है? रिड्यूसिबिलिटी कॉम्प्लिकेशन को शो करता है। सपोज़ करिए एक हर्निया है जो पहले रिड्यूसिबल था, बाद में इरिड्यूसिबल हो गया, तो ये शो करता है कॉम्प्लिकेशन इन द कंटेंट, या कॉम्प्लिकेशन हर्निया के अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने को शो करता है। ठीक है। इरिड्यूसिबल हर्निया की बात करेंगे तो कंटेंट के इरिड्यूसिबिलिटी के कॉजेज़ मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कंटेंट बेसिकली स्ट्रक हो जाए हर्नियल सैक के अंदर, तो उसके नतीजे में इरिड्यूसिबिलिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है। तो वेरियस कॉजेज इरिड्यूसिबिलिटी के, उसमें फर्स्ट कॉज है अगर एडहेजन बन जाए कंटेंट के बीच में, ये 2 कंटेंट है उनके बीच में एडहेजन बन जाए, तो ये फर्स्ट कॉज हो सकता है इरिड्यूसिबिलिटी के लिए। सेकंड कॉज होगा सैक और कंटेंट के बीच में एडहेजन बन जाए। ठीक है, ये सेकंड कॉज है, यानी सैक के बीच में और कंटेंट के बीच में एडहेजन बन जाए, वो एडहेजन बेसिकली रिड्यूस नहीं होने दे रहा कंटेंट को। तो फर्स्ट कॉज जो हमने डिस्कस करी है एडहेजन बिटवीन द कंटेंट, सेकंड है एडहेजन बिटवीन द कंटेंट एंड द सैक। जो थर्ड कॉज है वन पार्ट ऑफ द सैक के दूसरे, यानी एक पार्ट ऑफ द सैक के दूसरे पार्ट के साथ अगर एडहेजन बनेगा तो ये भी कॉज होगा इरिड्यूसिबिलिटी के लिए। ऐसे ही स्लाइडिंग हर्निया है, यानी आप रिड्यूस कर रहे हो दोबारा वापस आ रहा है, तो ये भी कॉज होगा इरिड्यूसिबल हर्निया का। तो इरिड्यूसिबिलिटी के लिए जो कॉजेज़ हैं वो फर्स्ट है एडहेजन बिटवीन द कंटेंट, एडहेजन बिटवीन द कंटेंट एंड द सैक, एडहेजन वन पार्ट ऑफ द सैक, यानी एक पार्ट के दूसरे पार्ट के साथ अगर एडहेजन है, या स्लाइडिंग हर्निया है, तो ऐसी कंडीशन में जो हर्निएशन होगा वो इरिड्यूसिबल होगा। इरिड्यूसिबिलिटी का जो और कॉज है उसमें नैरोइंग ऑफ द नेक, नेक का नैरो हो जाना, यानी जो सैक का नेक हम डिस्कस कर रहे थे, सैक की जो नेक है वो नैरो है, तो ऐसी कंडीशन में कंटेंट क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है। या ओमेंटम प्रेजेंट है, तो ये भी इरिड्यूसिबिलिटी का कॉज है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मैसिव अगर हर्निया है, मैसिव हर्निया भी इरिड्यूसिबल हो सकता है। मैसिव हर्निया की एक कंडीशन इसको बोलते हैं स्क्रोटम इन एब्डोमेन। ठीक है।
तो इसमें बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट होगा स्क्रोटम सैक के अंदर आ जाता है, और इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं स्क्रोटल एब्डोमेन। ठीक है। फीमोरल हर्निया अगर है तो ये भी यहाँ पे नैरो ओपनिंग होने की वजह से इरिड्यूसिबिलिटी हो सकती है। अम्बिलिकल हर्निया है, यहाँ भी बेसिकली कंस्ट्रिक्टेड बैंड बन जाता है या नैरो ओपनिंग होती है, तो ये भी एक इरिड्यूसिबिलिटी का कॉज हो सकता है। तो अगर हम बात करें, इरिड्यूसिबिलिटी एक डेंजरस साइन है हर्निया के लिए। पहले हर्निया अनकॉम्प्लिकेटेड था तो वहाँ कोई इरिड्यूसिबिलिटी नहीं देखी जा रही थी। अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा तो वहाँ इरिड्यूसिबिलिटी डेवलप होगी, और इरिड्यूसिबिलिटी डेवलप होगी तो फर्स्ट डेवलप होने के चांसेस, अगर इंटेस्टीन एज ए कंटेंट तो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। ऐसे ही अगर ये इरिड्यूसिबिलिटी अगर रिवर्ट बैक नहीं होती तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, स्ट्रेंगुलेशन की भी, यानी उसकी ब्लड सप्लाई भी अगर हैम्पर हो गई तो पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा अगर इंटेस्टीन एज ए कंटेंट है, और उसकी ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हो गई तो स्ट्रेंगुलेशन डेवलप हो जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में इमरजेंसी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इरिड्यूसिबिलिटी बेसिकली कॉम्प्लिकेशन को शो करता है, और ये डेंजर साइन हो सकता है इन द केस ऑफ हर्निएशन। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया और इनकार्सरेटेड हर्निया मैंने पहले बता दिया था। ठीक है। अगर इंटेस्टीन एज ए कंटेंट है, उसकी ल्यूमेन ब्लॉक हो रही है तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है। कंटेंट इंटेस्टीन अगर कंटेंट है, साथ साथ में उसकी ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हो रही है तो वो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है। पर स्ट्रेंगुलेशन कई बार मोमेंटम में भी डेवलप होता है। स्ट्रेंगुलेशन मोमेंटम में भी डेवलप होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंटेंट इंटेस्टीन ही कंटेंट होगी। और अगर स्ट्रेंगुलेशन मोमेंटम के अंदर होगा तो मोमेंटम बेसिकली जो एक स्ट्रक्चर है जो मिगरी ऑफ ब्लड सप्लाई पे भी सर्वाइवल इसके अंदर है। ठीक है। तो अगर इंटेस्टीन और मोमेंटम को कंपेयर करें तो अगर स्ट्रेंगुलेशन की कंडीशन डेवलप हो गई तो मोमेंटम अगर कंटेंट है तो मिगरी ऑफ ब्लड सप्लाई पे 12 आवर तक सर्वाइव कर सकता है मोमेंटम, या उससे लॉन्गर ड्यूरेशन तक। पर इंटेस्टीन अगर कंटेंट है और स्ट्रेंगुलेशन डेवलप हो गया तो गैंग्रीनियस चेंजेस अर्ली एस्टेब्लिश हो जाते हैं 6 आवर तक स्ट्रेंगुलेशन होने के बाद, उसमें गैंग्रीनियस चेंजेस डेवलप होगा और फाइनली परफोरेशन भी हो सकता है। ठीक है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखें। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें एक्सपेंसाइल कफ जो हमने बताया कि एक्सपेंसाइल कफ अगर प्रेजेंट है तो ये एक फीचर है। ठीक है। ये इसको समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया तब बोलेंगे जब इरिड्यूसिबिलिटी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा और अरेस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई होगी, तो ये स्ट्रेंगुलेशन के फीचर हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होगा तो उसके अंदर इरिड्यूसिबिलिटी होगी प्लस ल्यूमेन ब्लॉक होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आएंगे, जैसे वोमिटिंग हो सकती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो सकती है, स्टेपलेडन टाइप ऑफ द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट दिखाई दे सकती है एब्डोमिनल एरियाज़ के अंदर स्टेपलेडर पैटर्न में। ठीक है। यानी वहाँ विजिबल पेरिस्टाल्सिस की कंडीशन दिख सकती है। ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के जितने फीचर्स होंगे वो हर्निएशन के साथ साथ वो फीचर्स मिलेंगे। पहले हिस्ट्री किसकी मिलेगी, हर्निएशन की हिस्ट्री मिलेगी, और बाद में ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स डेवलप होंगे किसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ दी हर्निया की कंडीशन में। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगर एंट्रोसील स्ट्रेंगुलेट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वोमिटिंग होगी पेशेंट को। ठीक है। इनको आपके लेवल पर समझने की ज़रूरत नहीं है तो इसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लास यहीं तक। इंग्वानल हर्निया पॉसिबल है कि अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।